हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कर्मनाशा नदी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग दुर्गौती नदी का प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गौती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिणी सिरे से भकमा नामक गांव के निकट से होती है। यह नदी लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटी पहाड़ी नदियां इससे मिलती है और इसका बड़ा रूप प्रदान करती है। यह शेरशाह किला के निकट प्रभावती होते हुए कर्मचह के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वहीं इसका अगला मुख्य बिंदु है। यह नदी लगभग पहाड़ी भाग से 300 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है और सिंचाई के काम आता है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। अब आइए अगला पढ़ते हैं। सो नदी का प्रवाह तंत्र। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग में बहती हुई झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग में रोहतास एवं गढ़वा जिला झारखंड की सीमा पर प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई अर्थात सो नदी की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसका लगभग 1/3 भाग में ही प्रवाहित होता है। यह नदी बिहार तथा झारखंड की सीमा का निर्माण करती है और कैमूर की पहाड़ी तथा दक्षिण में स्थित उत्तरी कोयल घाटी को विभक्त करती है तथा उत्तर पूर्व दिशा में यह प्रवाहित होती है। यह नदी कोषडेरा के निकट बिहार में प्रवेश करती है और कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई अकबरपुर के निकट उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती है। इस क्रम में यह नदी कैमूर, रोहतास, भोजपुर जिलों को औरंगाबाद, जहानाबाद तथा पटना जिलों को विभक्त करती है और अंत में यह मनेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है पुनपुन नदी का प्रवाह तंत्र। यह पलामू झारखंड की चोढ़ा पहाड़ी से निकलकर फतुआ के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। यह पलामू से निकलने के उपरांत उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर गया जिला में प्रवेश करती है तथा औरंगाबाद जिला के नवीनगर होते हुए जहानाबाद जिले के कुर्था किंजर होते हुए पटना जिला में प्रवेश करती है। यह नदी वर्षा ऋतु में भयानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। आगे है रामरेखा, बरकी, बांके आद्री, मादर, बिलारो, मोरहर, यमुना इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। सिंचाई के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फल्गु नदी का प्रवाह तंत्र। यह नदी अर्थात फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग पठार से निकलकर छोटे छोटे सरिताओं के साथ मिलकर निरंजना या लीलाजन नामक मुख्यधारा के रूप में बोधगया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इसका यह रूप केवल वर्षा के समय दिखता है। अधिकतर समय यह नदी सूखी रहती है। यह गया, जहानाबाद, नालंदा और पटना जिलों में बाढ़ उत्पन्न करती है। फल्गु नदी के पूर्व कई छोटी नदियां दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है। इस नदियों में धोधर, तिलैया, धनराजी, खुरी, शकरी आदि महत्वपूर्ण है। यह गंगा में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है शंकरी नदी का प्रवाह तंत्र। इसका उद्गम हजारीबाग का पठारी भाग है। यह नदी पठारी भाग से नवादा जिले में
गोविंदपुर के निकट बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिलों में बहने के उपरांत क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में मिल जाती है। नवादा के पास इस नदी से नहर निकली गई है जिसमें गया और पटना जिलों में सिंचाई की जाती है। अब नेक्स्ट है क्यूल नदी का प्रवाह तंत्र। क्यूल नदी का उद्गम हजारीबाग के पठारी भाग में स्थित खरगडीहा से हुई है। यह जमुई जिला में सतपहाड़ी के निकट बिहार में प्रवेश करती है। इसमें कई धाराएं समाहित होती है जैसे फल्गु, हरोहर, पंचाने, संकरी आदि। क्यूल नदी की सहायक नदी अंजन नदी क्यूल में बरियारपुर के निकट मिलती है। अब नेक्स्ट है चंदन नदी का प्रवाह तंत्र। इस नदी की उत्पत्ति संथाल परगना के निकट पहाड़ी क्षेत्र से होती है। यह नदी कई पहाड़ी स्रोतों से बनी है। इस नदी की मुख्य सहायक नदी पंचकटिया, उदर, ओरनी आदि है जो इस नदी में रोसुनिया के उत्तर में मिलती है। इसकी सहायक नदियां चथरी, कादी, धरवा, 10 जोरे इत्यादि हैं। अब है अजय नदी का प्रवाह तंत्र। यह बिहार के चकाई अर्थात जमुई की पहाड़ी के बटपार स्थान से निकलकर करीब 132 किलोमीटर का फासला तय करने के उपरांत पश्चिम बंगाल के गंगा नदी में मिल जाती है। अब है उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार के मुख्य नदियों की तुलना। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां सदा नीरा अर्थात अस्थायी होती है। इन नदियों में सालों भर पानी रहती है, परंतु छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां बरसाती नदियां हैं जिसमें वर्षा ऋतु में ही पानी रहती है, अन्य ऋतुओं में यह सूखी रहती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की ढलान काफ़ी कम होती है, लेकिन छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों की ढलान अधिक होती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में बाढ़ आने की संभावना अत्यधिक रहती है, जबकि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में बाढ़ की संभावना काफ़ी कम रहती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की बाढ़ का मैदान काफ़ी चौड़ा होता है, जबकि पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की बाढ़ का मैदान काफ़ी संकीर्ण होता है। वहीं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में प्राकृतिक तटबंध अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं, जबकि पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में तटबंध नहीं पाया जाता है। अब है बिहार में प्रमुख जलप्रपात। बिहार की नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र हो जाता है, जिस कारण जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है। इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। यह गया, रोहतास, नवादा, बक्सर एवं भोजपुर में जलप्रपात विद्यमान है। तो सबसे पहले है ककोलत जलप्रपात। यह जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर से 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस जलप्रपात की कुल लंबाई 47 मीटर अर्थात 160 फीट है, लेकिन मुख्य प्रपात 24 मीटर अर्थात 80 फीट ऊंचा है। 7 धाराओं का एक समूह इस जलप्रपात का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट है सुखल दरी जलप्रपात। यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है परासडी जलप्रपात। परासडी गांव के निकट परास नदी पंडा नदी में मिलती है। यहाँ पर पानी 370 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है तमासीन जलप्रपात। महाने नदी की धारा 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है।
अब नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात। रोहतास जिले के दानपाथर गांव के निकट यह 91 मीटर का ऊंचा जलप्रपात है। यह प्रपात खादरको में गिरता है। इसी के नज़दीक फुलवरिया नदी पर जियाकुंड का एक छोटा प्रपात है। अब नेक्स्ट है धुआंकुंड जलप्रपात। यह सासाराम के निकट काव नदी पर यह जलप्रपात अवस्थित है। आगे है कर्मनासा जलप्रपात। यह बक्सर में स्थित है। अन्य जलप्रपात हैं गुरसिंधु, मालूद, केरीद, गोवा आदि। अब है बिहार के झरने। झरने बिहार में ठंडे जल के झरने मिलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार में गर्म जल के झरने मिलते हैं। बिहार में प्रमुख गर्म जल के झरने निम्नलिखित हैं। पहला है भीम बांध के झरने। यह मुंगेर जिला स्थित खड़गपुर पहाड़ियों से निकलने वाले सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वर कुंड प्रमुख हैं। इसके सर्वाधिक गर्म जल सीताकुंड 57 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी इससे निकलता है। वहीं दूसरा है राजगीर के झरने। राजगीर की पहाड़ियों में नानक कुंड, ब्रह्म कुंड आदि गर्म जल वाले झरने हैं। अब है जलकुंड। बिहार में अनेक स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है, जहां सप्तधारा, सतधरवा, सूर्यकुंड, गौमुख, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड तथा गोमुख कुंड है। राजगीर के निकट ब्रह्मकुंड है, जहां 7 मीटर चौकोर में 1 से 1.5 मीटर की गहराई में गर्म जल स्रावित होता रहता है। इस जल का तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे है बिहार में गर्म जलकुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है। यहाँ लक्ष्मी स्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर, जन्म कुंड, भीम बांध, सिंगार ऋषि, भरारी आदि जलकुंड है। इन सभी जलकुंडों में लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म 62 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे है गया में अग्निकुंड एवं ब्रह्मकुंड जलकुंड है। अब आइए पढ़ते हैं बिहार के झील के बारे में। उत्तर बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहा जाता है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का सौरगा, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए काम आते हैं। बिहार के प्रमुख गोखुर झीलों में सरैया मन जो कि बेतिया में है, सोनबर्ग मन जो कि हरसिद्धि में है, सेमरी मन जो कि जोगपट्टी में है, मोती झील जो कि मोतिहारी में है, पिपरा मन यह पिपरा में है और खड़गपुर झील यह खड़गपुर में। मोती झील बिहार में अन्य प्रमुख झील। अब आइए पढ़ते हैं बिहार के अन्य प्रमुख झीलों के बारे में। तो पहला है कांवर झील। यह मंझौर बेगूसराय में स्थित है। यह लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नवंबर से दिसंबर मास के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। यह निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी जैव विविधता को देखते हुए इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जंतु वैज्ञानिकों के लिए यहाँ शोध के लिए बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई है। अब नेक्स्ट है सिमरी झील। यह सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियार प्रखंड में स्थित है। यह कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरदिया, कुमिनी तथा गोबरा झीलें प्रमुख है। नेक्स्ट है घोघा झील। यह कटिहार के मनिहार प्रखंड में स्थित है। इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। अब नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान झील। यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल शरद ऋतु में
20 वर्ग किलोमीटर रहता है, जबकि वर्षा काल में 100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यह प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। अब है बिहार में प्रमुख जल निमग्न अर्थात गीली भूमि। बिहार में अधिकतर जल निमग्न भूमि गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी का पश्चिम तथा महानंदा नदी के पूर्व में स्थित है। यहाँ ताल, चौर, मन तथा झीलों का निर्माण हो गया है, जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इनमें ही आकर जमा हो जाता है। बिहार में कुल जल निमग्न भूमि क्षेत्र का 21% तालाब, मन आदि निजी स्वामित्व में है, जबकि 79% सरकारी संपत्ति है। तालाबों से प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। अब आगे है तालाबों, पोखरों, मन तथा झील में मत्स्य पालन एवं संबंधित कार्यों से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होता है। अब आइए आगे है बिहार के प्रमुख जल निमग्न भूमि। तो सबसे पहला है सहरसा जिले में। तो सहरसा जिले में आप लोग देख सकते हैं इतनी जल निमग्न भूमि है और सभी का अलग अलग शहर और क्षेत्र हेक्टेयर में दिया गया है, जिसे आप यहाँ वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं और चाहे तो याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।